खबर अपनी डफली अपना राग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सवाल पूछे। 17 जनवरी के आदेश को क्यों नहीं चुनौती दी, सीधे 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका पर कैसे करे सुनवाई। उधर दूसरी अहम खबर है उत्तराखंड से। यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशन को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश के साथ ही तलाक, मेंटेनेंस, विरासत जैसे मुद्दों पर समान कानून की प्रक्रिया अपनाई गई है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ यूपी बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और इस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देश में राम राज्य के प्रारंभ का प्रतीक है। ये वो खबरें हैं जिस पर इस बुलेटिन में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और आज की बड़ी खबर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा। सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। अब सरकार इसे शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार यूसीसी में विवाह, तलाक, मेंटेनेंस को लाया गया है। विरासत, गोद लेना और उत्तराधिकार को भी इसके दायरे में लाया गया है। लिव इन रिलेशन को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की गई है। ऐसे लोगों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही 18 से 21 साल के जोड़ों को अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। यूसीसी में सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। ड्राफ्ट में बच्चों की संख्या का भी निर्धारण किया गया है। बच्चों की गोद लेने से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय की गोद लेने का कानून नहीं है, लेकिन यूसीसी में सभी धर्मों के लोग बच्चों को गोद ले सकेंगे। बहु विवाह, हलाला और इद्दत पर भी रोक की सिफारिश की गई है। मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे
उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जन संवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने के बाद बीजेपी इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला मान रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके लिए सरकार को बधाई दी, साथ ही कहा कि सरकार का ये कदम देश के लिए नजीर बनने जा रहा है और अब सबके लिए कानून होगा। कांग्रेस को इसे चुनावी मुद्दा बताना गलत है। भट्ट ने कहा कांग्रेस को भी इसका फायदा लेना चाहिए। विधानसभा में बिल का कांग्रेसियों को भी समर्थन करना चाहिए। देखिए, समान नागरिक संहिता ये भारत के संविधान की भी एक अपेक्षा थी। संविधान में उल्लेखित है कि देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि से इसको परवान चढ़ाया जा रहा है। आज ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को कमेटी ने दे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की विधानसभा में सर्वसम्मति इसलिए बोल रहा हूं कि देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता विरोध करने का नैतिक बल किसी के अंदर होना नहीं चाहिए। सर्वसम्मति से पारित होगा। और वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि सरकार को किन प्रावधानों से दिक्कत है और वो किसमें बदलाव लाना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार यूसीसी को चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए ला रही है। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि जब आपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उसने जन सुझाव मांगे, तो जन सुझाव किस पे आप मांग रहे हैं? कौन से ऐसे विषय हैं, कौन सी ऐसी असमानताएं हैं सिविल लॉज में, नागरिक संहिता में, जिनको आप बदलना चाहते हैं? उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था कि केवल ये ध्रुवीकरण के अंदाज से, ध्रुवीकरण के मकसद से इस कानून को लाने की बात हो रही है। इससे राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला और समाज के किसी तबके को भी कोई लाभ नहीं होने वाला। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलने पर देहरादून शहर काजी का कहना है कि सरकार है, वो जो मर्जी चाहे करे, लेकिन आगे जो परिणाम होगा उसके जिम्मेदार भी वही होंगे। पुरानी परंपराओं और किसी धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़खानी ठीक नहीं है। देखिए, सरकार है, वो जो चाहे करे, जब उनकी मर्जी है, समझे। लेकिन आगे जो नुकसान
होगा वो भी उनके जिम्मेदार वही हैं, तब भी उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक नुकसान की चीज है ये। अब बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले में कोई राहत नहीं दी है, बल्कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फटकार लगाते हुए पूछा कि आपने 17 जनवरी के आदेश के बजाय 31 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आपकी याचिका की पोषणीयता पर ही सवाल है। दरअसल इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई। व्यास जी के तहखाने में मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं देते हुए कोर्ट ने अगली तारीख के साथ परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर में होगी 2 बजे। वहीं व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना लगातार जारी रहेगी। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी बंद का ऐलान किया। इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मुस्लिम इलाके में बहुत सी दुकानें बंद हैं। आज जुमा होने के चलते पुलिस भी अलर्ट पर है। ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा के खास बंदोबस्त हैं ताकि नमाज के दौरान किसी भी तरह की परेशानी वाली स्थिति पैदा न हो। संवेदनशील इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। नमाज के दौरान ज्ञानवापी परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और शांतिपूर्वक नमाज अदा करवाई गई। ज्ञानवापी में 2000 से ज्यादा नमाजी पहुंचे। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज पहला जुमा है। इसको लेकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, अलर्ट है और जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं वहां पर लगातार जो सारे थानेदार हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनको फुट पेट्रोलिंग, पैदल गश्त के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम ज्ञानवापी पर बात कर लें, मंदिर की बात कर लें, तो यहाँ पर दोनों ओर, चाहे वो मैदागिन वाला रास्ता हो या फिर गोदौलिया वाला रास्ता, दोनों ही रास्तों पर पहले ही बैरिकेड कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो 2 घंटे का क्रूशियल टाइम है, यानी कि 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे के बीच में नमाज होती है और 12:30 से नमाजी जुटना शुरू हो जाते हैं और 2:30 बजे तक नमाजी निकलते हैं। तो 2 घंटे पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए शहर के जितने भी थानेदार हैं, शहर के जितने भी थाने हैं, उन सारी उस जमाने की का रिकॉर्ड मौजूद है। उस जमाने की गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे उनकी तहरीरें मौजूद हैं और जो अंग्रेज इतिहास लिखने वाले लोग हैं उनकी तहरीरें मौजूद हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए एक अफसाना घड़ा गया है, एक तारीख ऐसी लिखी गई कि जिससे आपस में दूरियां पैदा हो जाए। वरना आप देखिए हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर हैं, हजारों साल से हैं हमारे हिंदू भाइयों के मुकद्दस मकामात। कई मुसलमान खानदानों की हुकूमतें आई और गईं, कभी किसी ने उसकी एक ईंट खुड़चने की कोशिश नहीं की। तो अगर मुसलमानों की यह सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर जबरदस्ती कब्जा करके उसको मस्जिद बना लें, तो क्या ये मंदिर मौजूद होते, ये दूसरी इबादतगाहें मौजूद होती? तो इसलिए हमें यह बात समझनी चाहिए कि न इस्लामी सोच के लिहाज से यह बात दुरुस्त है और न तारीख के एतबार से यह बात दुरुस्त है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको लोगों ने घड़ा है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाजत दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने
अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर लिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फैसला है। बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फैसले में मानी गई, लेकिन एक तबके की आस्था की बुनियाद पर इसको एक फिरके के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर है कि कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है, दलील की बुनियाद पर इंसाफ करना है। तो हमें बहुत इस बात का एहसास है हम सब लोगों को कि आखिरी जगह जहां इंसान इंसाफ की उम्मीद रखता है वो हमारी अदालतें हैं, लेकिन हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है, लोगों का भरोसा उसकी वजह से टूट रहा है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मुल्क के बड़े बड़े कानूनदां और जो कानून के माहिरीन हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो ये इस पर हमें सिर्फ एक मुसलमान होने के हैसियत से नहीं, इस मुल्क के एक शहरी होने के हैसियत से अफसोस है कि हम सब के बुजुर्गों ने, पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर, कुर्बानियां देकर एक ऐसे देश का तस्वुर किया था जिसमें मुख्तलिफ जाति के लोग, मुख्तलिफ धर्म के लोग कांधे से कांधा मिलाकर रहेंगे, लेकिन आज के हालात में उस इत्तेहाद को, उस यकजहती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिरी बात हमें ये कहनी है कि 1991 का जो फैसला है, 1991 का जो गवर्नमेंट का कानून है और जिसमें यह बात, वर्शिप कानून, जिसमें यह बात कही गई कि 1947 में जो इबादत गाहें जिस तरह थी उनको उसी तरह तस्लीम किया जाएगा, ये बड़ा अहम कानून है, क्योंकि इससे हम अपने देश को झगड़ों से, लड़ाई से बचा सकते हैं। बाज शरपसंद लोग गलत तौर पर मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं। हमारे बहुत से बौद्ध भाई कहते हैं कि यहाँ के बड़े बड़े मंदिर जो बौद्ध विहार थे उनको तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि पुरी के मंदिर के बारे में यह बात कही जाती है, उसकी तारीख, उसका इतिहास पेश किया जाता है। तो अगर इस कानून पर ईमानदारी के साथ अमल नहीं किया जाएगा तो बहुत से झगड़े पूरे मुल्क में शुरू हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि पूरी कुव्वत के साथ इसको नाफिज करें, और हम अदालतों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस कानून की रूह को सही तौर पर अमली जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर लाने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये 1991 के कानून की अहमियत को तस्लीम किया और उसने इसको और तक़वियत पहुंचाई। तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुल्क में तमाम इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर है। अगर लोगों का भरोसा उससे उठ जाए तो ये देश के लिए भी बहुत नुकसान की बात है, और ये इस देश में जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसको मुतासिर कर देगा ये। और हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया, जो मुल्क के आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात सही तौर पर इस मामले को पेश करेंगे और जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाएंगे। थैंक यू मौलाना। Now I would request Hazrat Maulana Arshad Madani साहब to say a few words about this. हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ आप फरमाना चाहें तो। आप यही तशरीफ लाइए।
मौलाना उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल। नहीं मौलाना के लिए उठना मुश्किल है। आप मौलाना दरअसल साहब इधर हो जाइए। आप जी ठीक कोई बात नहीं कोई बात नहीं थोड़ा सा लेकिन ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि तो किसकी चेयर हम चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा। आजकल तो चेयर तकसीम ही करने का जमाना है। जो आप हजरात को यहाँ तो ज्ञानवापी केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं हम आपको बता रहे थे। AIM-PSB की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की बात गलत है, इस्लाम में छीनी गई जमीन पर मस्जिद नहीं, क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवाते हैं। इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, खुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में सन 91 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन किया गया क्योंकि जमीयत उलमा ही उस केस को लड़ रही थी और हम पूरी कुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि नहीं है। ये फैसला कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था। और अंतरिम बजट में क्या है, देश को विकसित बनाने का